1b 2a 3a 4b 5d 6c 7 में मैक्सिमा जो है वो 4 है, मिनिमा जो है वो 1 है, 8c 9a 10d। चलो तो लास्ट क्लास एक लंबा टॉपिक खत्म हुआ, अब छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, थोड़ा स्पीड में मैं अब चीजों को खींचूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक दो जगह प्रूफ को भी स्किप करूंगा, किसी का प्रूफ तुम लोग लेटर ऑन देखोगे, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखोगे इस टाइप से, एक दो जगह, ठीक है, क्योंकि अब मेन क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका है। पास्ट ईयर अगर उल्टा के देखे होगे तो तुम लोग को पता चला होगा कि मैक्सिमम सम्स जो है अब बन जाने वाले सम्स हो जाते हैं। तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, if alpha and beta are roots of plus c is equal to 0, find equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta। मतलब ये मोटिवेशन है। हाँ, तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, आपने कहा कि आप बहुत स्पीड में खत्म करोगे, मगर आप क्लास 10th लेवल के सम में आ गए हो, क्योंकि 10th लेवल में ऐसा सम हम लोग ने किया हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जब दो रूट अल्फा बीटा दिया रहता था तो सम ऑफ द रूट हम माइनस बी बाई लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को सी बाई लिखते थे, और न्यू इक्वेशन जो बनाना है उसका रूट्स है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। इसलिए जब सम लेंगे तो ये 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, मतलब आप यहां से अगर वैल्यू लिखोगे तो आपको माइनस बी बाय सी मिलेगा, और प्रोडक्ट 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा मतलब ए बाय सी मिलेगा। और न्यू इक्वेशन जो था वो क्या था? न्यू इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी एक्स प्लस ए बाय सी इक्वल टू 0, मतलब सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, चीज रिवर्स हो जा रहा है। देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये उल्टा हो गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। जब तुम चीजों को रिवर्स कर देते हो तो तुम्हें इनइक्वालिटी 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो बोलोगे सर ये हम नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो लिखने का जरूरत नहीं है। मगर अब मैं इसे क्लास 11th के टेक्निक से करूंगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से करूंगा। मतलब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ओल्ड से न्यू पैटर्न क्या है? ओल्ड से न्यू पैटर्न मेरे पास है कि अल्फा को मुझे 1 बाय अल्फा बनाना है, वही बनाना है ना रूट को। ये एक्स किसका वैल्यू था? अब मुझे 1 बाय अल्फा बनाना है, मतलब मुझे चेंज करना है 1 बाय एक्स से। तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसा लिख लेते हैं कि सपोज t इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, मतलब जो पैटर्न है मैंने इस पैटर्न को x के टर्म में लेके आ गया, तो x का वैल्यू मुझे 1 बाय टी मिलेगा। ओल्ड इक्वेशन क्या है? ओल्ड इक्वेशन मेरे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर मैं रिप्लेस कर दूं x बाय 1 बाय टी तो मेरा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? मेरा न्यू इक्वेशन बनेगा a इंटू 1 बाय टी स्क्वायर प्लस बी बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो तुम्हें a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन का पैटर्न और ये इक्वेशन का पैटर्न सेम है, ध्यान से देखो। अरे x लगाओ t लगाओ, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हेंस मेरा न्यू इक्वेशन t इज डमी वेरिएबल। हाँ, न्यू इक्वेशन मुझे मिला सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तुम सी टी लिखना है तो सी टी लिखो, तुम सी एक्स लिखना है तो सी एक्स लिखो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें एक्स नहीं लिखना है तो तुम जेड भी लिख सकते हो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें तो इक्वेशन का पैटर्न चाहिए ना। मतलब मेरा ये कहना है
कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का रूट और 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0 का रूट, दोनों का रूट सेम होगा या अलग होगा जब रूट निकालोगे? तो सेम ही होगा। तो समझ में आ रहा है? तो इससे क्या लेना देना है? तुम t लिखो x लिखो, दैट्स व्हाई वी से t इज डमी। t यहाँ पे डमी है रे, यहाँ पे डमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t का एक अलग नाम है, x इक्वल टू 1/t। ध्यान से देखना, यहाँ पे डमी है, ठीक है? तो सर ये लिखने दोगे क्या? ये लिखना ही नहीं दूंगा डायरेक्टली। अब तुम लोग मुझे बोलोगे जैसे मैं बोलता हूं, प्रॉब्लम इफ द इक्वेशन ऑफ रूट्स 2x square plus x plus 2 is equal to 0 is alpha and beta, find equation of roots whose equation is 1 minus alpha and 1 plus alpha। ऊपर हेडिंग दोगे ट्रांसफॉर्मेशन। दूंगा ऊपर वाला, मगर मुझे बोलो क्या पैटर्न दोनों का सेम है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो x तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, बोलोगे? t जो है वो क्या है? पैटर्न देख के बोलो ना क्या है। जैसे मेरा क्या था, 1 बाय अल्फा होने से t 1 बाय x हो गया था, तो मुझे अल्फा को x से रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस अल्फा और बीटा बाय x, तब बोलो पैटर्न क्या होगा। अब तो बोल सकते हो मेरे ख्याल में t इज इक्वल टू क्या? 1 - x by 1 + x। वही प्लीज बोलोगे थोड़ा सा, मैंने कहा ना बोलोगे थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि मैंने ऊपर दिखाया है, मगर इक्वेशन x के टर्म में, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। t टाइम्स ऑफ 1 + x इज इक्वल टू 1 - x, मतलब t + tx इज इक्वल टू 1 - x, मतलब tx + x इज इक्वल टू 1 - t, मतलब x इज इक्वल टू 1 - t बाय 1 + t। दोनों का सेम आना लक का बात है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं 2 - अल्फा करता तो सेम नहीं आता। तो आप बोलो ओल्ड इक्वेशन क्या है? ओल्ड इक्वेशन मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो न्यू इक्वेशन क्या होगा? मतलब इन टर्म्स ऑफ t, 2 टाइम्स ऑफ 1 - t बाय 1 + t का होल स्क्वायर प्लस 1 - t बाय 1 + t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सजा के लिखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 - t का होल स्क्वायर 1 - t 1 + t प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 + t का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरा ब्रेक करोगे तो 2 × 2 = 4 t स्क्वायर 3t स्क्वायर होगा, 3t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 40 कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हेंस न्यू इक्वेशन क्या होगा बोलो तब? न्यू इक्वेशन तुम्हारे पास होगा 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 का जो रूट होगा वो 1 - अल्फा बाय 1 + अल्फा होगा और 1 - बीटा बाय 1 + बीटा होगा, जब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का रूट क्या था? अल्फा और बीटा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मेरा कॉम्प्लेक्स रूट है इसलिए ऐसा आ रहा है, उसलिए मत घबराओ। छोटा छोटा टॉपिक है, मैं फिर से कह रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स थोड़ा सा लिख लोगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जरूरत नहीं है, इससे अच्छा और एक सम करवा देता हूं। ऊपर हेडिंग दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन।
एकदम रिलैक्स होके देखो। आज ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा मेरे ख्याल में। जहां पे सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, वो मैंने माइक्रोफोन लगाया इसलिए पूछा। हाँ, आज का क्लास कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आज का क्लास ट्रिकी है। तो आज का क्लास का कोई एक इंडिविजुअल सीट नहीं दूंगा ट्रिक वाला। हाँ, आज के क्लास का तो मेरे को इंडिविजुअल सीट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरा अपने आप को, ठीक है, एकदम रिलैक्स करके देखो। जहां पे कुछ कॉन्सेप्चुअल आएगा तो मैं बोल दूंगा। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। ठीक है, रुको, टाइमर ही दे देता हूँ। टाइमर देना भूल गया था, 1 मिनट का देता हूँ, लिखो आराम से। हाँ, आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. मैं फिर से कह रहा हूं, आज ज्यादा कॉन्सेप्ट मत देखना। ट्रिक्स है, ट्रिक्स देखते जाओ, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाला नहीं बताया इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि चलो और एक इक्वेशन करा देता हूं। फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha by alpha minus 1, beta by beta minus 1, gamma by gamma minus 1, where alpha, beta, gamma are the roots of x cube plus 3x square plus 10 equal to 0. सॉल्यूशन ये पूरा नहीं करूंगा, हल्ला करके मुझे बोल दो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तुम्हें अल्फा को बनाना है अल्फा बाय अल्फा माइनस 1। अल्फा एक्स का वैल्यू था और ये टी है, तो टी का वैल्यू क्या होगा? X by X minus 1. मगर अब एक प्रॉब्लम है, ये एक्स के टर्म में है, ये टी के टर्म में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। टी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, टी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अरे तीनों सम के और तीनों में सेम ही चीज हो रहा है। अरे टी बाय टी माइनस 1, ये इसमें रिप्लेस कर देना। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वो तुम लोग घर में कर पाओगे। लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? आज थोड़ा हाथ उठाऊंगा, उठाओ हाथ। मिनिमम 10 8, हाँ ठीक है, चलो 10-15 हाथ उठने से मुझे अच्छा लगेगा। ज्यादा हाथ उठा, चलो ठीक है। लिखना है तो लिख लो। एक क्वाड्रेटिक का टेस्ट बनाया है मैंने, जेई मेंस पैटर्न का। क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग को लिंक भेज दूंगा, देने का मन होगा तो घर में बैठ के दे सकते हो। आगे चलूं? हाँ सर। अब कभी कभी उल्टा, कभी कभी अब उल्टा होगा। मतलब तुम्हें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन दिया रहेगा और तुम्हें रूट्स निकालना है। अगर मैं बोलूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा किसका वैल्यू था? पहले मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अल्फा किसका वैल्यू था? अल्फा एक्स का वैल्यू था। मैं तुमसे पूछूं टी बाय टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी बाय टी माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0 का रूट बोलो, तो x किससे रिप्लेस हो गया है? तुम देख रहे हो ना x किससे? तो दोनों को कंपेयर करके मुझे क्या बोल सकते हो? कंपेयर करके कुछ कह सकते हो, t बाय टी माइनस 1 का वैल्यू x है और x का एक वैल्यू अल्फा था ना,
या पहले t का वैल्यू निकाल लो। अब t इज इक्वल टू टी एक्स माइनस एक्स, तो x का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया t+1 डिवाइडेड बाय t। x का तो वैल्यू नहीं चाहिए, t का वैल्यू चाहिए तुम्हें। तो t का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया x डिवाइडेड बाय, तो x का वैल्यू यहाँ पे अल्फा बीटा था, तो बोलो t का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे तब? रूट सार समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे अब x बाय x माइनस वन और x अल्फा बीटा था, तो t का वैल्यू क्या क्या होगा? x के बदले अल्फा बाय अल्फा माइनस वन और क्या बीटा बाय बीटा माइनस वन। मैं फिर से पूछ रहा हूं, हाथ उठाओ, या डाउट है तो पहले डाउट पूछो, ठीक है? चलो हाथ उठा, आज थोड़ा हाथ उठाना पड़ेगा तुम लोग को, हाँ थोड़ा सा कष्ट करना होगा क्योंकि ट्रिकी है। हाँ मैं तभी एक एक स्टेप में आगे जाऊंगा, चाहूंगा कि तुम लोग मुझसे पूछो भी, मगर फिर से मैं हाँ एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं रे, कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो, आज ट्रिक्स के पीछे देखो आज। हाँ ये सब ट्रिक्स हैं, हाँ चार सम करोगे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें उल्टा दिया रहेगा, किसी को लिखना है तो पहले ये लिख लो, फिर एक सम करवा देता हूं। आगे चलूं? प्रॉब्लम, Yes, sir. if alpha beta are root of ax square plus bx plus c is equal to 0, then find root of a times of twice x minus 3 whole square, b times of twice x minus 3 multiplied by x plus c x square equal to 0. सॉल्यूशन। सम को एक बार ध्यान से देखो। चलो क्या कह रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा। ये इक्वेशन नंबर ए। क्या इक्वेशन नंबर बी का पैटर्न, हाँ या ना मुझे बोलोगे, क्या इक्वेशन नंबर बी का पैटर्न इक्वेशन नंबर ए जैसा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बी का पैटर्न यस सर, मगर अभी तुम नहीं बोलोगे सर। क्यों क्यों? मैं चाहता था तुम यस बोलो ताकि अब तुम लोग कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ पे सी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे सी का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो तुम बोलोगे सर ये पैटर्न एक जैसा नहीं है। आप पहले डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? घबराना नहीं है कि सर गलत हो गया, बाप रे बाप सर ने पूछा गलत हो गया। मैं चाहता ही था कि गलत हो। अब तुम बोलोगे सही है, दोनों सेम है। क्या ये चीज समझ में आया? हाथ उठाओ। ठीक है, तब तो तुम बोलोगे सर आप अब बोर कर रहे हो। क्या होगा इसमें, अगर x का वैल्यू अल्फा बीटा है तो आप डायरेक्टली लिखते क्यों नहीं हो सर? आप डायरेक्टली लिख दीजिए। मतलब अरे यार यहाँ पे अगर x का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर है, यही x का वैल्यू अल्फा हो रहा था ना रे, तो यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्वाइस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स अल्फा। मतलब x का वैल्यू क्या, 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा। एक रूट निकल गया, तो बीटा के लिए दोबारा निकालोगे या डायरेक्टली बोलोगे रूट सार? बोलो, अब हाथ नहीं उठाओ, बोलो क्या क्या होगा रूट्स? 3 minus 2 beta. 3 बाय 2 माइनस अल्फा। हाँ एक तो निकल गया, अरे 3 बाय 2 माइनस बीटा। समझ में आया? मेरा कहना ये समझ में आया कि ये दोनों क्यों सेम नहीं है?
क्योंकि इसमें c के आगे 1 है मगर यहाँ पे c के आगे x स्क्वायर है, तो तुम्हें डिवाइड करना होगा, तब तुम बोलोगे हाँ कि a, ये मैं लिखना भूल गया, अरे सॉरी, a and b have सेम पैटर्न। वेरी गुड, लिख लो। ट्रिक है आज का क्लास करेंगे, मेरा कनेक्शन स्लो है। ठीक है, 2 मिनट रुको, तो पहले एक बार पहले मुझे बोलो ए और बी का, इसका और इसका पैटर्न एक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे सी के आगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सी और ये सी एक्स स्क्वायर है, तो ये पैटर्न को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम क्या दोनों सेम है? देखो ना, ए ए बी बी, बस अंतर क्या हो गया बोलो, यहाँ पे x के बदले क्या आ गया, 2x minus 3/x। तो 3/x, तो हेंस अगर x का वैल्यू यहाँ पे अल्फा बीटा था तो यहाँ पे 2x minus 3 का वैल्यू अल्फा होगा, तो इसलिए पुट अप करके मैंने निकाल दिया। आया समझ में? यस सर। ठीक है, दो रीजन आज कंफ्यूज, तीन रीजन कंफ्यूजन का हो सकता है। पहला, तुम लोग कॉन्सेप्ट ढूंढना शुरू करो और डिमोरलाइज हो जाओ। सेकंड, जूम का नेटवर्क खराब होगा और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, कोई पंगा नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। पहला वाला साइकोलॉजिकल रीजन है कि तुम हर चीजों को कॉन्सेप्ट की तरह देखते हो, मगर हर चीज कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तीसरा, सर लास्ट क्लास समझ में नहीं आया था इसलिए आज भी समझ में नहीं आएगा, ये प्रेजुडिस अगर अपने ब्रेन में रखोगे तो। मैं बोलता ही हूं कि लास्ट क्लास सबसे टिपिकल क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सर तुम हाँ बोलो सर, x इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 3 बाय अल्फा नहीं हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 3 बाय अल्फा कैसे होगा? x को तो एक साइड लेना होगा ना रे, x को तो एक साइड लेना होगा ना रे। हाँ बोल बोल, x को दोनों साइड कैसे रखेगा? x को तो एक साइड रखेगा ना। ओ सर, तो x रहने से कैसे बोल पाएगा तू? आगे चलूं मैं? यस सर। अब मैं सेकंड चीज कह रहा हूं, एकदम बच्चों वाला चीज पूछ रहा हूं। अगर तुम्हें मिल गया a प्लस बी ग्रेटर देन 0, क्या तुम कंफर्म हो कि a और b में से किसी एक को एटलीस्ट पॉजिटिव होना पड़ेगा? तुम बोलोगे सर क्या बेवकूफो जैसा पूछ रहे हो, क्योंकि अगर a और b नेगेटिव होगा तो a प्लस बी भी नेगेटिव होगा। यही कभी कभी यही लॉजिक नेचर ऑफ रूट्स में लग जाता है। नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉब्लम। इफ p of x is equal to ax square plus bx plus c, q of x equal to minus ax square plus dx plus c, where ac is not equal to 0, prove that at least one of the equation has real roots। At least one of the equation मतलब either p और q। सम लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे चलूं? हाँ चलता हूं। सॉल्यूशन, p ऑफ x का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? एकदम क्लास 10th, ये सम ही क्लास 10th का है। px का डिस्क्रिमिनेंट होगा d1, क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। q ऑफ x का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बोल सकते हो, घबराओ मत, हल्ला होने दो, मैं तो कह ही रहा हूं ना आज। d square minus 4ac प्लस 4ac। plus 4ac। तो अगर मैं d1 प्लस d2 करूंगा तो क्या मिलेगा? b square plus d square। तो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तो हर समय पॉजिटिव होगा, हाँ या ना?
तो अगर D1 प्लस D2 पॉजिटिव हो गया तो यहां से क्या बोल सकते हो? क्या ये बोल सकते हो कि दोनों ही पॉजिटिव है D1 D2? नहीं, दोनों ही पॉजिटिव है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या D1 D2 दोनों को ही पॉजिटिव होना होगा या किसी एक को पॉजिटिव होने से चलेगा? किसी एक को किसी एक को ना, क्योंकि ये 5 और ये -2 भी हो सकता है, ये 5 और ये 3 भी हो सकता है। तो 5 कुछ भी हो सकता है, D1 या D2 कोई एक हो सकता है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। मतलब कोई एक पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 इज पॉजिटिव। और अगर दोनों में कोई एक पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब एटलीस्ट वन इक्वेशन P of x और Q of x हैज रियल रूट्स। किसी को ध्यान से देखना है तो देखो, पूछना है तो पूछो। और एक बार समझाने के लिए रेडी हूं, मगर बोलना होगा। समझ में आ रहा है? D1 प्लस D2 देखना होगा तुम्हें। D1 प्लस D2 तुमने देखा और उसमें तुम्हें दिखा कि D1 प्लस D2 पॉजिटिव है। अगर D1 प्लस D2 पॉजिटिव है तो क्या दोनों नेगेटिव हो सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट। तो कोई एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो कोई एक अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो या तो P of x का रियल रूट होगा या तो Q of x का रियल रूट होगा। हाथ उठाओ। उठा 10 से ज्यादा, थैंक्स। आज थोड़ा सा बोर करूंगा हाथ उठाओ बोल के, मगर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरा मोटिवेशन होगा आज। हाँ, कि क्या तुम्हें समझ में आया है। और फिर से मैं कह रहा हूं, दैट डजंट मीन कि हाथ नहीं उठाने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे डाउट नहीं पूछ सकते हो। तुम मुझसे हर समय डाउट पूछ सकते हो। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. चलो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT कहते हैं इसे। हाँ, देखो क्या बोलता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व हर समय पैराबोला होगा, ये हम जानते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास 2 पॉइंट है, K1 में कर्व पॉजिटिव है और K2 में कर्व नेगेटिव है, तो जब तुम ड्रॉ करोगे कर्व को, या तो तुम अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करोगे, तब ध्यान से देखो ये पॉइंट में तुम्हें एक फंक्शन का रूट मिल गया K1 K2 के बीच में, या तो तुम डाउनवर्ड पैराबोला करोगे और तब भी देखो K1 K2 के बीच में तुम्हें रूट मिल गया। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर कभी f of x तुम्हें ऐसा दिया हुआ है ax² + bx + c, मैं केवल इसी को ड्रॉ कर रहा हूं, तो अब ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला जैसा भी है। और मैं ये कह रहा हूं कि f of K1 एंड f of K2 हैज ऑपोजिट साइन। अगर इनका ऑपोजिट साइन होगा तो तुम्हें हर समय एक ऐसा वैल्यू मिलेगा अल्फा, देन 1 रूट ऑफ f of x लाइज बिटवीन किसका, बोलो? 1 रूट्स ऑफ, कोई बोलेगा? F of of K1 y and equal to f of x लाइज बिटवीन, नहीं रूट जब बोलोगे तो f of K1 नहीं बोलोगे, केवल
K1 K1 and K2 K2 बोलोगे। मतलब अगर मैंने कभी तुम्हें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 दे दिया, रूट तो रियल होना पड़ेगा, -5 दे दिया, मैं देख रहा हूं कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू -5 है, और एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या आया, 5 कुछ भी ले सकते हो, 2 लेने, 3 में भी पॉजिटिव आ जा रहा है, एफ ऑफ 3 भी पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 लेने से क्या मिला, या एक काम करते हैं, इक्वेशन ही लेके देखते हैं, ज्यादा बेटर है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सपोज मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो देखते हैं, हाँ एफ ऑफ 2 का वैल्यू देखते हैं, 2 2 जा 4 -12 प्लस 5, देखो ये नेगेटिव है। एफ ऑफ 6 का वैल्यू देखते हैं, 36 -36 प्लस 5, देखो ये पॉजिटिव है, तो क्या बोलोगे, बोलो। एफ ऑफ 2 नेगेटिव आ गया, एफ ऑफ 6 पॉजिटिव आ गया, तो क्या बोलोगे, 1 root of f of एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 हैज 1 रूट इन बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन 2 and 6 2 and 6, और ये होता भी है, सही में होता है नहीं, 2 and 6। तुम बोलोगे सर क्यों बेवकूफो जैसा आपने काम किया, आप डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं किया कि x - 1 x - 5 इक्वल टू 0, तो देखिए x का 2 रूट निकला, एक 1 और एक 5, हाँ 5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 से लेके 6 के बीच में। तो मेरा कहना है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा तो उस इंटरवल में उसका रूट होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। एकदम छोटा छोटा टॉपिक है आज, मैं फिर से कह रहा हूं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे आज। अगर तुम्हें पता चल जाए कि फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है तो उसका रूट वहां पे होना निश्चित है। दो मिनट लिखो, मैं आ रहा हूं। आगे चलूं? चलो, प्रॉब्लम, इफ c is greater than 0, 4a plus c is less than twice b, then ax square plus bx plus c is equal to 0, in which one of the interval a 0,2, b 2,3, c 3,4, d -2,0। सॉल्यूशन। अरे तुम लोग को क्वाड्रेटिक का टॉपिक वाइज दिया या देना भूल गया हूं रे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का टॉपिक वाइज सीट मिला है नहीं ना? मैं लाइन में हूँ? यस सर। हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक का टॉपिक वाइज मिला है या नहीं? कोई बोलता ही नहीं है मुझे। आर्चाइव मिला है ना, टॉपिक वाइज मेरे ख्याल में नहीं दिए थे, मैं देख लूंगा। ठीक है चलो, इफ c is greater than 0, 4a plus c less than twice b। चलो इस सम को देखो, f of x का वैल्यू क्या है, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, हाँ ये सब ट्रिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है रे, ये कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये कॉन्सेप्चुअल सम है, ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ फंक्शन जब साइन चेंज करेगा तो वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, और जिस पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वही उसका रूट होता है। मगर अब ये ट्रिक हो गया है, एफ ऑफ एक्स ये है,
केवल तुम्हें सी चाहिए, तो एक्स के कौन से वैल्यू में तुम्हें केवल सी मिलेगा? एक्स का ऐसा क्या वैल्यू डालूं कि केवल सी रह जाए? तुम बोलोगे सर एफ ऑफ 0 डालिए, सी, और सी पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन है, देखो ट्वाइस ये वाला, मैं ट्वाइस भी को इस साइड लेके आ जाता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर देना, ये माइनस बी एक्स है, सॉरी ये माइनस बी एक्स है, क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर देना, ओ -2, हाँ माइनस बी एक्स है, वो -2,0 जब दिया हुआ है तो प्लस होने से भी चलेगा ही, तो -2,0 ऑप्शन में तो है। चलो तो ये मैंने वही रखता हूँ, ओरिजिनली रखता हूँ, c लेस देन 0। अब बोलो x के कौन से वैल्यू के लिए तुम्हें ये मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। -2। तो तुम f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 क्या मिला? 4a माइनस, ये ऑब्जर्व करना होगा, ये नेगेटिव है, तो मुझे कुछ बोल सकते हो क्या मिला? बोलो f ऑफ 0 एंड f ऑफ -2 हैज ऑपोजिट साइन, तो क्या बोलोगे? अब ये कॉन्सेप्टली सोचो, मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑपोजिट साइन होने का मतलब क्या हुआ? जब तुम कर्व को ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा या नहीं? जब तुम ऑपोजिट साइन वाले को, ये 0 है, ये -2 है, तो अगर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाओगे तो कभी ना कभी तो वो किसी ना किसी पॉइंट में तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, और जिस पॉइंट में एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वही पॉइंट उसका रूट कहलाता है। तो अब मुझे बोलो f ऑफ 0 f ऑफ -2 है ऑपोजिट साइन, तो रूट कहां से कहां तक रूट होगा? तो वन रूट एग्जिस्ट इन -2 to 0। अब मुझे हाथ उठा के बोलो समझ में आया है नहीं? चलो उठा हाथ, ठीक है। चलो छोटे छोटे टॉपिक देखो यार, सम को देखते वक्त किसी एक पॉइंट में कंफ्यूज होना ये बड़ा कॉमन चीज है, इसमें पंगा नहीं है। दोबारा वीडियो को देख लेना या दोबारा एक बार चले जाना, मगर छोटे छोटे थ्योरीज हैं आज। हाँ चलो लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। देखो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक टॉपिक में मैं लास्ट क्लास, तुमने देखा एक ही टॉपिक में मैंने पूरा 2 घंटे का क्लास लिया। अब ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है और बोर भी हो जाओगे, ठीक है। लास्ट क्लास भले एक ही टॉपिक था लोकेशन ऑफ रूट्स, मगर उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत इन्वॉल्व थे। आज तुम देख लो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के कर रहे हैं, तो इसलिए आज के क्लास में तुम देखोगे कि 2 घंटे के अंदर तुमने बहुत कुछ सीख लिया। चलूं आगे? हाँ सर। अच्छा अब मैं और एक चीज देख रहा हूं, देखो सपोज f ऑफ x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है and it has imaginary roots, then f of x cannot change its sign। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो अगर वो अपवर्ड पैराबोला है, अच्छा मैं कुछ हाँ या ना तुम मुझे बोलोगे, सपोज पैराबोला अपवर्ड है, क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है? मैं इमेजिनरी रूट्स बोल रहा हूं, हाँ या ना? नो सर। नो सर। ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं, इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। यस सर। अगर ये पॉसिबल है तो ध्यान से देखो, ये हर समय एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है नहीं? यस सर।
तो तुम चाहे x का जो भी वैल्यू बोलो, तुम मुझे x का जो भी वैल्यू दे दो, फंक्शन हर समय पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी वैल्यू में लोग निकालोगे, Positive. जो भी वैल्यू में Positive. निकालोगे एफ ऑफ एक्स हर समय पॉजिटिव होगा। तो तुमने देखा ऑलवेज पॉजिटिव, मगर ऑलवेज पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला के लिए। सेम चीज और एक पॉसिबिलिटी है मेरे ख्यालों में, इसे मिटा देता हूं ये, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है नहीं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो रूट्स इमेजिनरी है, क्योंकि रूट्स एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पे क्या हुआ बोलो? ऑलवेज f of x Negative. फंक्शन हर समय एक्स Negative. एक्सिस से नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या मैं सबको ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव को ये लैंग्वेज नहीं लिख सकता हूँ? कैन नॉट चेंज इट साइन, Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज नेगेटिव। बात तो बराबर है ना, मैं उसी चीज को बोल रहा हूं कि अगर मुझे पता चल गया, मैं अगर तुम्हें कभी बोलूं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इमेजिनरी रूट है और एफ ऑफ 3 में वो पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो एफ ऑफ 100 में भी वो क्या वैल्यू लेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव ही लेगा। मैं बोलूं एक फंक्शन है वो एफ ऑफ 0 में नेगेटिव वैल्यू लेता है और उसका कोई रियल रूट्स नहीं है, तो एफ ऑफ 100 में वो क्या वैल्यू लेगा? Negative. नेगेटिव लेगा। क्लियर है? लिखना है तो पहले ये लिख लो, हाँ, फिर उसके बाद एक सम करवा देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। एकदम छोटे छोटे ट्रिक्स हैं आज। घर में आराम से आर्चाइव उठाओ, आर्चाइव करो, करो करो और करो। चलो आगे चलो। Yes, sir. ठीक है, if f of x is equal to ax square plus bx plus 1 has no real roots, then find sine of a plus b plus 1 solution। क्वेश्चन में ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ दिया रह सकता है, ठीक है। चलो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हैज नो रियल रूट्स का मतलब हैज इमेजिनरी रूट्स। अगर इमेजिनरी रूट्स तो एफ ऑफ एक्स चेंजेस साइन या डज नॉट चेंजेस साइन? Does not change its sign. Does not change. एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंजेस साइन। ए प्लस बी प्लस 1 कब मिलेगा? इसमें देखो एक्स की किस वैल्यू के लिए? एफ ऑफ 1। ये केवल 1 कब मिलेगा? F of 0. एफ ऑफ 0 1 मिल गया, एफ ऑफ 0 1 मिल गया और 1 पॉजिटिव है। तो अब ये एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंज साइन, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, तो यहां से एफ ऑफ 1 के बारे में क्या बोल सकते हो? Positive. Positive. एफ ऑफ 1 Positive होगा। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 इज पॉजिटिव। आया समझ में रे? तो साइन निकालना है, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? ये कंक्लूजन कैसे किया सर आपने? सर F1 पॉजिटिव सर, किस वाले को बोलूं? लास्ट स्टेप में सर आपने कैसे लिखा सर? मैंने लिखा f(0) पॉजिटिव है और f(x) डज नॉट चेंजेस साइन। इसका ये दोनों को मिला के तुम मुझे बोल सकते हो कि f(1) का साइन क्या होगा? हाँ सर, हाँ सर, f(1) इज क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वही चाहिए था। आया समझ में? हाँ सर। If ax square plus bx plus 10 equal to 0, does not have any real roots, then find minimum possible integral value of फोर ए प्लस ट्वाइस बी। सम को एक बार लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10। एफ ऑफ 0 10 है और 10 पॉजिटिव वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। इसका मतलब क्या बोलोगे? चेंजेस साइन या डज नॉट चेंजेस साइन? Does not change sign. Does not change sign. एफ ऑफ एक्स डज नॉट मतलब डज चेंजेस साइन एंड एफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाला वैल्यू किसके लिए मिलेगा? ध्यान से देखो। So f of 2. ये तब मिलेगा अगर तुम x का वैल्यू 2 डालोगे। तो अगर f of x इज ऑलवेज पॉजिटिव तो f of 2 भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? Yes sir. तो f of 2 का वैल्यू क्या होगा? 4a प्लस ट्वाइस b प्लस 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब 4a प्लस ट्वाइस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन -10। तो मुझे बोलो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4a प्लस ट्वाइस b क्या? मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू So -9. -9 होगा। क्लियर है ना? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। समझ में आ रहा है? इक्वल टू नहीं है, इज -9। क्योंकि तुम्हारा जो वैल्यू ले रहा हूं वो मैं -10 -9 -8 से इंफिनिटी तक है, मगर मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, ये वाला। तो जब मैं ये जरा ध्यान से देखना, हाँ इक्वल टू है या नहीं। अगर इक्वल टू नहीं है तो -10 नहीं होगा। क्या वैल्यू लेगा? -9। ये मेरा आंसर होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, आगे चलेंगे। आगे चलूं?
Yes, sir. विदाउट प्रूफ एक चीज दे रहा हूँ, हाँ प्रूफ व्हाइट बोर्ड में तुम्हें मिल जाएगा जब करूंगा, और क्या बोलते हैं, नहीं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब कराऊंगा तो प्रूफ दूंगा। मैं तुम्हें एक सम कभी कभी दिखता होगा, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहा हूं क्योंकि विदाउट प्रूफ दे रहा हूं, एक चीज विदाउट प्रूफ दे रहा हूं, एक रिजल्ट दूंगा तुम लोग को कि व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कैन बी factor out as two linear factors। मतलब तुमसे कभी ऐसा पूछा जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस, मेरे किताबों में तुम्हें सम्स मिलेंगे, हालांकि हो सकता है कि पास्ट ईयर में तुम्हें एक बार भी ये सम ना मिले, कि इसे कब तुम ऐसा फैक्टर आउट कर सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, मेरे डीपीपी में भी मिलेंगे तुम्हें सब, इस सब जगह मिलेंगे इस टाइप का। तो ये फैक्टर आउट होता है, ऐसा फैक्टर हर समय नहीं कर सकते हो तुम। ध्यान से देखो, मैं एक सिंपल सा चीज दिखाता हूं कि x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, मैंने एक होमोजीनियस लिया है ताकि मुझे सिखाने में तुम्हें आसानी हो। तुम इसे फैक्टर आउट लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई से, हाँ मतलब तुमने इसे फैक्टराइज कर दिया। मगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करो, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो इसका मतलब है कि हर एक चीज को तुम फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो चीजों को कब फैक्टराइज कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें एक रिजल्ट याद रखना होगा। अब जब तुम्हें रिजल्ट याद रखना होगा तो तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ दीजिए। सॉरी यार, वो नहीं दूंगा प्लीज, हाँ बहुत लंबा प्रूफ है, वो नहीं रहो, हाँ। और ऐसे भी मैं कह रहा हूँ पास्ट ईयर में उल्टा के देखना, कभी भी एक बार एक सम भी नहीं आया अभी तक। कैन बी फैक्टर आउट, कैन बी फैक्टर आउट, कैन बी फैक्टर आउट इफ ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच, इसे मैं कैपिटल डाल देता हूं, मतलब इसे बड़ा डिस्क्रिमिनेंट कह रहा हूं, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों होना पड़ेगा। मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं, प्रॉब्लम कभी ऐसा आ सकता है, फाइंड के इफ 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस k इक्वल टू 0 कैन बी फैक्टर आउट, फैक्टर आउट सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा बोरिंग है मैं जानता हूं, और खासकर जब प्रूफ नहीं दे रहा हूं, तो इसलिए तुम कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो अगर दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू k, ट्वाइस h का वैल्यू 10 है तो h का वैल्यू -5, g का वैल्यू 11/2 और f का वैल्यू, तो हेंस एच स्क्वायर माइनस ए बी तो पॉजिटिव हो रहा है, वो अब यहाँ पे इसलिए लेने का जरूरत नहीं है, केवल डेल लेने से हो जाएगा। ए बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच माइनस, तुम लोगों में से किसी किसी का ये रहता है कि सर ये कंडीशन मुझे याद नहीं रहता है, सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, पुटअप करके देख लेना, के का वैल्यू आ जाएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ज्यादा उसमें हल्ला नहीं करता हूँ। तुम बोलते हो सर याद नहीं रहता है, तो मैं बोलूंगा याद नहीं रहता है तो अभी एग्जामिनेशन जब लूंगा तो ये सब तुम कर नहीं पाओगे। हालांकि घबराओ मत, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोबारा तुम्हें ये कंडीशन मिलेगा और ये बड़ा स्टैंडर्ड कंडीशन है। हो सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करूं तब याद हो जाए, मगर याद रखने का कोशिश करो हर समय। बहाना, मतलब ये बहाना अच्छा बात नहीं है सर, याद रहता है बड़ा चीज, 4 सम कर लो याद हो जाएगा। ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच एक पैटर्न है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, पुटअप कर देना, के का वैल्यू आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
सर प्रूफ क्या है? एकदम अभी रुक जाओ, हाँ भरोसा रखो, प्रूफ को स्किप नहीं करूंगा, मगर जूम में नहीं दे पाऊंगा, हाथ बंधा हुआ है मेरा। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। अब जो टॉपिक कराऊंगा मेरे ख्याल में तुम लोगों को अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, कईयों को बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है जरा सॉल्विंग इक्वेशंस। सेकंड कंडीशन आपने क्यों नहीं किया सर? सेकंड कंडीशन तो नहीं, क्यों नहीं किया, नहीं देखना ही होगा, मगर वो हो रहा है क्या करके देखते हो, h² माइनस ab पॉजिटिव होगा ही, हाँ सर। हो ही रहा होगा, क्योंकि इसमें k का वैल्यू निकालना है ना, देखना k तो है नहीं ना, a h और b में तो कहीं भी k नहीं है, k कहाँ पे है? सी में। सी में, मगर वो देखना जरूरी है रे, क्योंकि आंसर अगर ऐसा भी तो हो सकता है नो वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल, तब वो ये देखना जरूरी है, ठीक है, मगर वो क्योंकि तुम लोग देख सकते हो इसलिए मैंने h² माइनस ab, वो हो नहीं रहा है क्या? h² माइनस ab 25 माइनस 24 हो तो रहा है ना, ग्रेटर देन 0, देखो तो इसलिए जरूरत नहीं है। आगे चलूं मैं? Yes, sir. ठीक है चलो। सॉल्विंग इक्वेशंस। दो मिनट रुको। कुछ सम हो सकता है कि तुम लोगों ने क्लास 10 में देखा भी होगा, ठीक है, मगर मैं वो चीज मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सॉल्व 5 + 2√6 होल टू द पावर x² माइनस 3 प्लस 5 - 2√6 होल टू द पावर x² माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ऐसे सब में हर समय एक चीज होता है, हर समय एक चीज होता है, मैंने 99% या 100% भी बोलूं तो झूठ नहीं है, गलत नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिला,
1. तो 5 1. प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 1 है। इसका मतलब 5 प्लस 5 माइनस 2√6 जो होगा, 5 माइनस 2√6 जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2√6 होगा। मतलब 5 माइनस 2√6 का जो भी पावर लोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये 1 बाय 5 प्लस 2√6 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होता है। ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए क्या करो, 5 प्लस 2√6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को t ले लेता हूं, तो यहां से तब मुझे बोल पाओगे 5 माइनस 2√6 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये वाला 1/t 1/t होगा। ये नंबर 1, क्योंकि ये तो 1/t है, ये तो इसका रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखो, इस वाले में अगर तुम देखो तो ये वाला टर्म ही तो यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ये t हो गया तो ये तो 1/t हो जाएगा। तो 1 ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर पुट अप करोगे तो ये तुम्हारे लिए t था, ये तुम्हारे लिए 1/t था, तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10, मतलब t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे तो ये 5 प्लस माइनस जब बाहर आएगा तो 2√6 हो जाएगा। तो t का दो वैल्यू मिला, तो पहला वैल्यू लेते हैं। t का वैल्यू जब तुम 5 प्लस 2√6 करोगे तो t तुमने क्या माना था, देखो t तुमने क्या माना था, देखो तो t के बदले क्या डाल सकते हो, 5 प्लस 2√6 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6। कंपेयर करके क्या बोलोगे, थोड़ा बोलते जाओ तो बोर नहीं होगे। Square minus 3 equal to 1. X minus 3 equal 1. x square This minus implies 3 equal to 1. तो हेंस खिलाई खत्म हो गया, तो x प्लस माइनस 2, तो ये दो रूट देगा। और रूट कहां से आएगा, मगर और एक पॉसिबिलिटी है रे, प्लस माइनस है ना रे, प्लस माइनस है, ध्यान से देखो ना, प्लस माइनस है, तो माइनस होने से क्या करूं, माइनस होने से दो काम करूंगा, क्या इसको लूंगा 5 प्लस 2√6 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, मगर 5 माइनस 2√6 को क्या ले सकता हूं, 1 Plus 2√6 to the power minus 1. तो इसका मतलब मैं 5 माइनस 2√6 को क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2√6 टू द पावर माइनस 1। क्लियर है ना रे, तो ये अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 टू द पावर माइनस 1। तो अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हेंस क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी रूट्स, 4 रूट्स, 2 रैशनल 2 इरेशनल। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मैं हर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, हाँ हर इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि तुम लोग को बस अब ट्रिक्स देते हुए, ये सम को मैंने पूरा सॉल्व किया, अब मैं तुम्हें ट्रिक देते हुए आगे भागूंगा, ठीक है, कि देखो ऐसे करने से चीजें सॉल्व हो पाएगा, सॉल्व करना तुम्हारे ऊपर होगा। दो मिनट का टाइम दे देता हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। मेरे ख्याल में क्लास 10 में मिला होगा ये सम तुम लोग को, अगर थोड़ा मिसलेनियस टाइप के सम्स करते होगे तो। नहीं मिलने से भी घबराना नहीं है, मैंने तो करवा ही दिया।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो तो आप देखो, हर एक चीज को अगर मैं इस टाइप से सॉल्व कराऊंगा तो तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अब तुम लोग को ट्रिक्स दे रहा हूँ। हाँ, सम्स तुम्हें जब मिलेगा तो तुम चीजों को सॉल्व करोगे अपने आप। सॉल्व x plus 4, x plus 8, x plus 12, x plus 16 equal to 144। ये सब ना जो पैटर्न दे रहा हूं तभी सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं ऊपर वाले में कह रहा हूं, तुम बोलते सर ये 2 नहीं हो क्या, अगर ये वाला 3 होता तो आप कैसे सॉल्व करते? मैं बोलता चलो घर चलते हैं। मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं है कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप है जो सॉल्व होता है। तो तुम बोलोगे सर क्या फायदा? भैया फायदा ये है कि एग्जाम यही चेक करता है कि तुम वो जानते हो या नहीं। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। तो जैसे ये वाला, अब यहाँ पे अगर मैं ये 12 को नहीं देके 10 दे देता हूं तो मैं ये सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, पर क्वेश्चन में ये 12 है। हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं, 16 + 4 20 होता है और 12 + 8 20 होता है, इसीलिए ये पेयरिंग काम करेगा। तो कौन सा पेयरिंग काम करेगा? x + 4 के साथ x + 16 का और x + 8 के साथ x + 12 का 144। सॉल्यूशन। सर क्या फायदा बताता हूं। अगर मैं इस वाले को ब्रेक करूं तो ये मुझे मिलेगा x² + 20x + 64, और इस वाले को ब्रेक करूं तो x² + 20x + 96 = 144। क्या तुम्हारा दिल खुश हुआ? ध्यान से देखो, यहां और यहां पे एग्जैक्टली सेम चीज है नहीं? मतलब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो क्या? x² + 20x + 64 को ही t ले लेता हूं, अतः 1 implies पहला वाला t, दूसरा वाला 96 है, तो 64 96 74 84 94 32 = 144। तो हेंस t² - 32t - 144 = 0। ब्रेक करके देख सकते हो, तो t - 36 × t + 4 = 0। तो इससे t का 2 वैल्यू आएगा। अब क्या करोगे? अब t जो तुमने लिया सर वो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। +32t होगा। तो ये +32 होगा, तो ये तुम्हारे पास +36 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। थैंक्स। t - 4 हो जाएगा, तो t - 36 हो जाएगा, t + 4। t का वैल्यू इसमें डाल दो, ये वाला वैल्यू। तो इससे हो गया x²। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, आपने कहा था सॉल्व नहीं करोगे, क्यों कर रहे हो? तब नहीं करूंगा, घबराओ मत, वो तुम लोग का काम है, लिखना है तो लिख लो। तो ऐसे में अगर सम सेम होता है तभी ये काम कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो। पूरा सम ही मैनिपुलेटिव होगा। अभी जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें आज, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीज कर रहे थे, आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं कर रहे हैं।
आगे चलूं? चलो बोल देना, आगे चलूं? Yes, sir. सॉल्व x plus 2 x plus 3 x plus 8 x plus 12। अब थोड़ा अंतर है, ध्यान से देखो, इससे पहले वाले सम में ये एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुछ अलग करते हैं। 12 इंटू 2 24, 3 इंटू 8 24, ये वाला पेयरिंग चलेगा। सर क्यों? बताता हूं, मगर ये सब चीज को याद भी रखो। वो ऐसा होता है ताकि क्या पता कभी किसी बड़े सम में भी ये लग जाए। इज इक्वल टू 4x²। अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा, मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा और मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा, इसका ब्रेकआउट होगा x² प्लस 24x। मैंने गलत लिख दिया, x² प्लस 14x प्लस 24, x², 8 9 11x प्लस 24 इक्वल टू 4x²। तुम बोलोगे सर सेम तो है मगर एक x जो बच जाएगा। एग्जैक्टली ध्यान से तुम्हें देखो कि यहाँ पे x² है। मैं क्या करूंगा, इस x² को नीचे लेके जाके सबको एक एक x दे देता हूं। मतलब ये x जब नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे x² होगा, और x² को मैं ये काम कर सकता हूं कि दोनों को एक एक x दे दूं। सर क्या फायदा, बताता हूं। या अगर तुम खुद ब्रेन में थोड़ा अलग अलग दिखने लगेगा। तुम्हारा मेन एम है कि कांस्टेंट टर्म में ये डिफर करे। कांस्टेंट टर्म में डिफर करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अलग अलग करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, पहले मैं ये लिख देता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा, 24/x प्लस 14। ये वाला देखो x प्लस 24/x प्लस 11 इक्वल टू 4। अब बोलो क्या अच्छा लगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? मेरा क्या कहना था, तुम जितने भी सम में देख रहे हो डिफर बाय कांस्टेंट होना चाहिए, डिफर बाय कांस्टेंट, क्योंकि वैसा होने से तब तुम क्या कर सकते हो, x प्लस 24/x प्लस 14 को t ले सकते हो। अगर इसको t ले लिया तो ये वाला क्या बन गया, x प्लस 24x प्लस 11 क्या बन गया, t माइनस 3। और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो, मतलब 2 से अगर 1 का वैल्यू डालोगे तो t, ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, t माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, सॉल्व कर पाएंगे। नहीं भी कर पाओगे तब भी मैं छोड़ूंगा, वो तुम्हारा काम है सॉल्व करना। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? चलो, मैंने क्या बोला? डिफर बाय क्या होना चाहिए बोलो? Constant. डिफर बाय कांस्टेंट होना चाहिए। देखो तुम्हें भी आ गया समझ में तब तो। सॉल्व। खूब मेहनत करना है, आज एक टेस्ट भेजूंगा। हाँ, चलो, क्वाड्रेटिक का तुम लोग को लिए देने का मन है तो दे सकते हो। मैं जो पूछूंगा, मुझे अगर उसका आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये दोनों किससे डिफर कर रहे हैं, मतलब दोनों में कितने का डिफर है? ये सेम है, ये सेम है। 13x 14x -1 या -x? क्या ये डिफर बाय कांस्टेंट हो रहा है? No, sir. क्योंकि डिफर बाय x हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय x कर देता हूं, क्या होगा देखूं तो। अगर मैं इसे x से डिवाइड करूं तो ये क्या देगा? किसी को अगर डाउट है तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये काम कर सकता हूं ना। अरे मैं सबको x से डिवाइड कर दे रहा हूं। दिल खुश हुआ? किसी का दिल खुश हुआ डिवाइड करके? हाँ सर। क्यों खुश हुआ दिल? अगर अलग अलग करूं, मैं दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए पहले ये ले रहा हूं फिर ये ले रहा हूं। हाँ, x अलग अलग कर रहा हूं, x स्क्वायर के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे। फिर ये 15/x देगा। फिर ये 13x और x को कैंसिल कर रहा हूं, -13। नीचे x स्क्वायर के साथ ये x और ये 15 के साथ ये x। अच्छा लगा? Yes sir. क्या अच्छा लगा? डिफर बाय कांस्टेंट। ये नहीं याद रखोगे, वो नाम याद रखोगे, डिफर बाय कांस्टेंट। क्या फायदा बोलो? किसी एक को ले लेता हूं, इस पूरे को ही ले लेता हूं। तो लेट x प्लस 15/x -13 को t ले लेता हूं। तो फ्रॉम टू 1 इंप्लाइज कैसा? फ्रॉम टू 1 इंप्लाइज ऊपर वाला t, नीचे वाला t -1। नहीं क्या ये 14 है ना रे? डिफर बाय 1 ये 15 है और मैंने 13 को लिया है। तुम बोलोगे बहुत बोर कर रहे हो, ये सब हमने क्लास 10th में सॉल्व किया है। मैं भी बोलूंगा मैं भी जानता हूँ, छोड़ देता हूँ। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? लिख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलूं अब? चलो, प्रॉब्लम एक टाइप है, थोड़ा सिमेट्रिकल है। देखो ए बी सी फिर से बी फिर से, ऐसा जब भी तुम्हें मिलेगा एक काम करना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर देना। प्रॉब्लम सॉल्व 12x to the power 4 minus 56x cube plus 89x square minus 56x plus 12 equal to 0. क्या ये ऊपर वाला पैटर्न में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं डिवाइड कर दूं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे मिलेगा ये 12x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 56 बाय x प्लस 12 बाय x स्क्वायर 0। क्या कुछ पैटर्न दिखा? हाँ सर। तो मैं पहले पिंक वाले को कॉमन लूंगा, फिर ब्लू वाले को कॉमन लूंगा, प्लस 89 इक्वल टू 0। लेट अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स को t ले लेता हूं तो x प्लस 1 बाय स्क्वायर क्या आएगा? दोनों साइड स्क्वायर अगर कर दूं तो T square minus 2. T square minus 2. तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2। ये नंबर, ये a लेता हूं, ये नंबर 1 लेता हूं, ये नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a इंप्लाइज, ये सब सम हो सकता है। मैंने कहा ही तुम लोग को थोड़ा सा अगर मिसलेनियस टाइप का सम क्लास 10th में क्या होगा तो ये सब सम दिखा होगा तुम लोग को। तो हेंस छोड़ दो ना, क्वाड्रेटिक मिला है नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक मिला होगा, सॉल्व करके देख सकते हो, लिखना है तो लिख लो। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स मैंने दिए हैं। हाँ, तो और भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे, मगर मैं एज यूजुअल कह रहा हूँ कि एक मोमेंटम लेके आ जाता हूं मैं। आगे चलो, चलो
कभी कभी तुम्हें इंटीग्रल रूट्स के सम्स आते हैं। जब तुम्हें इंटीग्रल रूट दिखेगा तो जरूरी नहीं है कि तुम उसे पूरा सॉल्व करो। इंटीग्रल रूट का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि जब मैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 लिखता हूं तो इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज है, मगर अगर मैं वही कह दूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब तुम बोलोगे कि सर तब मैं काउंट कर सकता हूँ, x1 तो y6, x6 तो y1, x2 तो y3 और x3 तो y6, y2। केवल यही पॉसिबिलिटीज है क्योंकि xy इंटीजर है। तो जब इंटीग्रल रूट होता है तो कई बार इंस्पेक्शन हमारा काम आ जाता है। तो मैं अभी जो मैं लिखा, मैं अभी उसी टॉपिक में हूं कि इंटीग्रल रूट में कई बार हम लोग, 2 मिनट रुको मुझे सम निकालने दो। इंटीग्रल रूट में हम लोग कई बार मैनिपुलेट करके आंसर सॉल्व कर लेते हैं। चलो, प्रॉब्लम नंबर ऑफ pairs of positive integrals m comma n which satisfies 1 by m plus 1 by n equal to 5, 1 by 5 sorry। सॉल्यूशन लिखना है तो लिख लो एक बार। आगे चलो, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो Yes, 1 yes, बाय sir. m प्लस 1 बाय n इक्वल टू 1 बाय 5। आज छोटा छोटा बहुत कुछ सीखोगे और कहीं भी ऐसा ज्यादा नहीं है, मतलब बस प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वरना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। mn सर कैसे सॉल्व करोगे? यार ट्रिक है ये सबका, एक बार ट्रिक याद रखोगे खेला खत्म हो जाता है। mn को इस साइड लेके आ जाओ, प्लस 5m इक्वल टू 0, और मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तुम्हें ये क्यों आसान लगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है या नहीं? प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर 6 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर नहीं हो रहा है। मैं अगर n को कॉमन ले लूं तो मुझे 5 माइनस m मिल रहा है। मेक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये इसका एल्गोरिथम ही है, ये इसका एल्गो है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ऐसे समय हर समय यही करोगे। तो 5m में तुम्हें 5 माइनस m चाहिए, माइनस 25 कर देता हूं। क्या सर क्या फायदा? क्या फायदा खुद देखो। प्लस 5 अगर कॉमन लोगे तो m माइनस 5। अब ये तुम्हें भैया ऑब्जर्व करना होगा, इसके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। आई कैन गिव यू द सम कि तुम अगर इस टाइप से करोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा दिखेगा। क्या अच्छा दिखा? n माइनस 5 इंटू 5 माइनस m इक्वल टू माइनस, इस माइनस को इधर लेके आ जाता हूं तो n माइनस 5 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 25। तो अब मुझे बोलोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो ना। m और n नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है। मैं लाइन में हूं या नहीं? हाँ सर। तो बोलो क्या, 6 वाले में तो बताया था। हाँ तो बोलो ना, 1 इंटू दोनों के 5 होना 25 25 इंटू 1 और एक 5 into 5 तो 1 इंटू 25 का मतलब n माइनस 5 1 है और m माइनस 25 5 है, मतलब n का वैल्यू 6,
m का वैल्यू 30, इससे उल्टा हो जाएगा, m का वैल्यू 30, n का वैल्यू 6, इससे n माइनस 5 भी 5 है, m माइनस 5 भी 5 है, तो n का वैल्यू 10, m का वैल्यू 10, खेला खत्म। हाथ उठाओ, समझ में आया? जरा देखूं तो, आप बहुत देर से हाथ नहीं उठवाया था तुम लोगों से। हाँ, कईयों ने हाथ उठाया। सम्स में दूंगा, अच्छा घबराओ मत। आज का जो क्लास है ना, इसके लिए तुम मान के चल सकते हो कि हर एक टॉपिक का तुम्हें 4-4 सम करना पड़ेगा। 4-4, 5-5 सम कर लोगे और फिर तुम बोलोगे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक ही सीटिंग में करो, डीपीपीस में तुम्हें मिलते जाएगा, करते रहना, देखना 1-2 महीने के अंदर ऐसे सम्स कुछ को देख के तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तुम बोलोगे सब बड़ा आसान सम है ये सब। तो मतलब मैंने कहा ना, क्वाड्रेटिक का 2 रूप है। एक रूप जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, कॉन्सेप्चुअल, ध्यान से देखना, और एक आज का जहां पे तुम बोलोगे कि हो सकता है कि कोई टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, सब टॉपिक अपने में डिसजॉइंट है। ये मेरा आज का पहला सम भी हो सकता था, यही मेरा आज का पहला सम हो सकता था। तो आज मैं जितना भी टॉपिक करा रहा हूं, कोई भी मेरा पहला सम हो सकता था, तो कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो सब अलग अलग हैं। तुम लोग नहीं जानते थे, मैं बस तुम्हें बताते हुए जा रहा हूं, ठीक है? ऐसे मान के तुम चल सकते हो कि ठीक है, सपोज 15 टॉपिक है क्वाड्रेटिक में, मैं 10 टॉपिक कराऊंगा, 5 टॉपिक नहीं कराऊंगा, वो मैं डीपीपी में दूंगा कि तुम मुझसे डाउट पूछो तो मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है? सर ये हाँ, एल्गो बोल। आपने जो एल्गो लगाया है, वो एल्गो थोड़ा समझा देंगे, मतलब कौन से फैक्टर का प्रोडक्ट बना है वो? नहीं तो वो कि पहले तुम नहीं सोच सकते हो, पहले तुम एक चीजों को निकालोगे। जैसे तुमने चीजों को निकाल लिया ना, जैसे ये एल्गोरिथम यहाँ पे लागू हो रहा है, ये तो तुमने ये तो निकाल लोगे ना, उसके बाद तुम्हें ये बनाना होगा, मतलब ये तुम्हारे पास होगा, ठीक है? मतलब मैंने एक स्टेप एक्चुअली में मिस कर दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बता रहा हूं। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो? 5, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो? n क्या आया? 5 माइनस m। हाँ, अब लिखो एल्गोरिथम इन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब बोलो, अब समझ में आया? हाँ सर। अब 5 माइनस m को तुम्हें यहां पे लेके आना है, तो वो कैसे ला सकते हो? n 5 माइनस m प्लस 5m माइनस 25। अच्छा, ये लिख दो, मेरे ख्याल में अब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? पहला फैक्टर तुमने नहीं सोचना है, पहला फैक्टर डिफॉल्ट होगा, ये डिफॉल्ट है। अब ये डिफॉल्ट थोड़ा तो लिखना होगा कि कैसे कॉमन लोगे, ये डिफॉल्ट है, ये दिया हुआ है, ये डिफॉल्ट है, और ये फैक्टर कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। आगे चलूं? आगे चलूं? Yes, sir. चलो, और एक चीज है, अगर मैं कहूं कि रूट्स आर इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब रैशनल में ही तुम बोल सकते हो, ये रूट्स आर रैशनल, इंटीग्रल को छोड़ो, इंटीग्रल से थोड़ा ज्यादा ही भरा लेता हूं, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, तब तुम x का वैल्यू लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, यहां पे रैशनलिज्म, रैशनल होने में कौन सा चीज तुम्हें मुश्किल करेगा, बोलो? D,
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट ये वाला। तो अगर मैं कह रहा हूं ये रैशनल है, तब ये कब होगा? जब ये वाला टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं? ये तभी रैशनल हो सकता है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, एबीसी आर रैशनल, वो रैशनल दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, एबीसी रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम ये रूट ओवर का है। और ये रूट ओवर कब हटेगा? मतलब अगर ये रैशनल है, इसका मतलब है तुम लोकल लैंग्वेज में बोलोगे कि रूट ओवर हटेगा। अब रूट ओवर हटेगा का तरीका क्या है? रूट ओवर हटेगा एक तरीका है कि सर आप ऐसे करके इरेजर लेके मिटा दीजिए, मगर ये मैथ्स का तरीका नहीं है। तो मैथ्स का तरीका क्या है? मैथ्स का तरीका ये है कि रूट ओवर तब हटेगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब डिस्क्रीमेंट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। लिख लोगे क्या? अगर रूट्स रैशनल है जिसमें कोफिशिएंट्स आर आल्सो रैशनल, कोफिशिएंट भी रैशनल है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर रूट ओवर हटेगा। और रूट ओवर तब हटेगा जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब घर में सम्स बनाओगे। घर में सम्स तब बनाओगे जब मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन तब मिलेगा जब सही मायने में चीजों को सोच रहे होगे। आगे चलूं? यस सर। हाँ Yes, sir. चलो ना, ठीक है, चलो। प्रॉब्लम, suppose a b are integers and a plus b is a root of what is minimum value of b square? सम को एक बार लिख लो। चलो शुरू कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? कोई बोलेगा इसका मतलब क्या है? f of a plus b equal to 0. मतलब ये इसे क्या करेगा? Satisfy. तो मतलब x का वैल्यू तुम a प्लस बी दे सकते हो, प्लस बी इक्वल टू 0। मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये ट्वाइस a स्क्वायर प्लस थ्राइस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस थ्राइस बी प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर अगर लेके जाओगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 8b डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय 4। अब ये इंटीजर कब होगा बोलोगे? सर क्यों इंटीजर होना चाहिए? सम में देखो कुछ कह रहा है क्या? एक बार पढ़ के देख लो क्या कह रहा है। ये गिवन है, गिवन है a इज इंटीजर। तो मुझे कोई बोलेगा ये इंटीजर कब होगा, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भी परफेक्ट स्क्वायर जब इंटीजर तब होगा जब
बी स्क्वायर माइनस 8b इज अ परफेक्ट स्क्वायर। साथ में और एक केस होना पड़ेगा, न्यूमरेटर मस्ट बी divisible by 4. डिविजिबल बाय 4। तो इसके बारे में अभी चिंता मत करो, पहले b का वैल्यू निकालोगे, पुटअप करके देख लेना, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं केवल इसी में, तो दोनों होना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना क्यों होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि नीचे 4 है ना, नीचे 4 है तो हाँ, ऊपर सर। तो ठीक है। तो इसके लिए तो अभी नहीं चिंता करेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस चेक करके देख लेंगे जैसे कॉमन रूट में करते थे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा सपोज उसका परफेक्ट स्क्वायर n स्क्वायर है। देखो यहाँ पे मुझे एक सुंदर सा चीज दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 8b के साथ अगर मैं 16 ले लेता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इतना भी क्यों खुश हुआ? क्योंकि ये b माइनस 4 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 16, b भी इंटीजर है रे, b भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है। तुम बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, दिल अभी खुश हुआ क्या आपका? हाँ हुआ तो क्यों सर? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 16। अब क्या तुम लोग का दिल खुश हुआ? Yes, sir. यस b सर। माइनस 4 प्लस n इंटू b इंटू b माइनस 4 माइनस n इक्वल टू 16। तो बोलो क्या क्या होगा? अरे निकालो ना, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 16 इंटू 1, नहीं तो क्या 1 इंटू 16, यही पॉसिबिलिटी है ना रे। और क्या 8 इंटू 2, और एक क्या 2 इंटू 8, और एक 4 इंटू 4। आगे छोड़ दू ना, जैसे मैं किसी एक को लेता हूँ 4 इंटू 4 वाले को ही ले लेता हूँ। 4 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ? b प्लस एन माइनस 4 का वैल्यू 4 है और b माइनस एन माइनस 4 का वैल्यू 4 है। सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लोगे बोलो? b का और n का। सबके लिए निकाल के देख लेना, मगर ये भी देख लेना पुट अप करके कि इंटीजर है या नहीं। देखो लंबा तो होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो बी स्क्वायर का सबका वैल्यू निकाल के देख लेना किसके लिए लिस्ट आता है, जिसके लिए लिस्ट आता है। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ट्वाइस बी इज इक्वल टू ट्वाइस बी 4 प्लस 4 8, ट्वाइस बी इज इक्वल टू 16, तो b इज इक्वल टू 4 8, तो b इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू b 8, n इक्वल टू 0, n 0, तो n 0। ठीक है, तो वैसे ही अब 2 इसके लिए निकाल लो, इसके लिए निकाल के देख लेगा, वो तुम लोग का काम है। 0 पॉसिबल है तो 8 अब डाल के देख लेना, डिविजिबल, हाँ b 4 से 2 डिविजिबल है, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। चलो खेला खत्म, वो तुम लोग का काम है। हाँ पूछते जा। सर अगर n स्क्वायर की जगह 16 हम लोग लेफ्ट साइड लाते तो आंसर नहीं आता? हाँ वो हाँ तब भी आता ना, बी स्क्वायर 16 कैसे लेके आ जाते? मतलब किस साइड 16 लाते मतलब? सर 16 लेफ्ट हैंड साइड को। तब मगर जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में 16 लाते तो n को क्या लेते तुम? मतलब तू इस स्टेप में बोल रहा है ना? हाँ सर। ये स्टेप में तेरे लिए आसान क्यों था? एक्स वाई इक्वल टू 6 होने के कारण ही आसान था, जो स्टार्टिंग में सिखाया था, नहीं क्या? और वही मैं अगर एक्स वाई इक्वल टू एन दे दूंगा तो आसान कैसे होगा? एन क्या है वो थोड़ी ना पता है, आया समझ में? हाँ सर। लिखना है तो लिख लो। सर न्यूमरेटर को क्यों 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला इंटीजर होगा क्या? ए को इंटीजर चाहिए ना, डिनोमिनेटर में क्या है? 4। डिनोमिनेटर में 4 है और ये पूरा इंटीजर है, कब होगा इंटीजर ये? 4 से डिवीजन होने। हाँ तो इसलिए आया समझ में? यस सर। सर हाँ बोलते जा। सर आपने सर इसको n स्क्वायर कंसीडर करके सर इसके सर वैल्यूज तो निकाल ले, लेकिन सर जो 4 से डिविजिबल होगा वो कैसे पता चलेगा सर? वो तो नहीं, वो क्रॉस चेक करके देखना होगा, इसमें डाल के देखो सर बी। हाँ
हर केस के लिए करना पड़ेगा सर? करना ही होगा, इसमें तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है चारा सर। ही नहीं है मेरे पास। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि सम छोटा होगा, समझ में आया? हाँ सर। तुम्हें देखना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास चारा ही नहीं है यहाँ पे कुछ। 8 के लिए देखना, अब 8 के लिए तो थोड़ा बुद्धि लगाने से पता चल गया, B8 है तो डिविजिबल होगा ही। देखना मतलब वो तो तुम मुंह जबानी देख सकते हो ना, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो वो मुंह जबानी दिखता है कि होना ही पड़ेगा, मगर देखना तो पड़ेगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सम छोटा होगा। चलो आगे चलो। हाँ सर। आगे चलो, Yes, sir. ठीक है। पॉलिनोमियल्स मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। अगर क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स में मालूम है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। हाँ, मैं क्यूबिक इक्वेशन में तुम लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि हायर डिग्री इक्वेशन में तुम उसे जनरलाइज कर पाओ। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि तुम फैक्टराइज कर सकते हो। मतलब क्या? ax³ bx² cx प्लस डी को तुम a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा 1, थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे, क्वाड्रेटिक में जो करवाया था वही चीज करवा रहा हूं। हाँ, तो तुम अब इस पूरे को ब्रेक कर सकते हो। इसे अगर ब्रेक करोगे तो वो x³ माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 x² प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 x माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आता है। अगर तुम ये दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो तुम्हें कुछ एक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट मिलेगा। वो क्या होगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस b/, मतलब माइनस लीडिंग कोफिशिएंट a है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, तो इसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ कहते हैं, और इसको नॉर्मली S1 से डिनोट किया जाता है। वैसे ही S2 एक चीज होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, इसे C/A कहोगे तो ये प्लस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। और S3 प्रोडक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो ये माइनस d/a होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर तुम्हें एक 4 डिग्री इक्वेशन में दे दूं, ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e इज इक्वल टू 0, जिसका रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 है। तो यहाँ पे S1 क्या होगा, कोई कहेगा? माइनस b/a। माइनस b/, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x³ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। S2 क्या होगा? काफी टर्म्स होंगे, मगर S2 होगा क्या? कुछ टर्म्स बोलो, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2, वैसे ही टेकिंग 2 एट अ टाइम, टोटल 6 टर्म्स होंगे, मैं सब नहीं लिख रहा हूं। तो ये कितना होगा, बस मुझे बोलो ये होगा कितना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। C/, ध्यान से देखो, ये S1 ऑड के लिए नेगेटिव मिला, S2 इवन के लिए पॉजिटिव मिला, S3 माइनस d/a। ये जितना भी होगा क्या होगा? माइनस d/a। S4 E/A। e/a। E/,
इसी को लिखना है तो लिख लो। आज यही लिख के खत्म कर दे, आज सम्स नहीं करवाता हूँ इसका, ठीक है? तो केवल लिखना है तो लिख लो, ठीक है? आज यहीं पे चीजों को छोड़ता हूँ, सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस करेंगे, ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। आज के क्लास में तुम लोग ने छोटा छोटा बहुत कुछ सीखा। बस एक ही चीज का रिक्वेस्ट है कि पास्ट या आर्काइव एक बार करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नहीं देखोगे तो फिर मैं ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा मोटिवेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। पास्ट ईयर जब तक बनेगा नहीं तब तक कैसे मोटिवेट होगे? पास्ट ईयर जब बनना शुरू होगा तभी तुम्हें लगेगा हाँ सर का क्लास करके मुझे फायदा हो रहा है। तो कृपया करके पास्ट ईयर आर्काइव को एक बार बनाओ, ठीक है? करो। मैं जानता हूं कि मोबाइल में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर क्या करोगे अभी? फिर प्रिंट आउट ले सकते हो तो प्रिंट आउट ले लो। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट संडे हमारा टेस्ट है, तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास 1 घंटे देर से ज्वाइन कर सकते हैं? आराम से, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं पे छोड़ता हूँ, ये भेज दिया, लिख लेना। ये थ्योरी लिख लेना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सम्स कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास ये थ्योरी दोबारा नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली सम्स शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करवाऊंगा।